नमस्ते। पहले चरण की 71 सीटों पर वोट हो गए। इसमें मतदान के आंकड़े शहर बनाम देहात, नौजवान और महिला वोटों को लेकर कई तरह के विश्लेषण हैं। सभी तरफ शांति से मतदान का पहलू भी गौरतलब है। वायरस का यदि डर नहीं होता तो शायद रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता। इसलिए मतदान के पहले चरण के कई मायने हैं, लेकिन उस पर चर्चा करें उससे पहले जरा जाना जाए मौजूदा सुर्खियों के सच पर। दिन भर की तमाम सुर्खियों पर नजर रख रहे अजीत द्विवेदी से अब मेरी बातचीत है। अजीत, आज की सुर्खियों में राजनीतिक मायने वाली क्या कुछ बात है? अब तो एक सबसे बड़ी खबर बिहार की ये है जो सीधे चुनाव प्रचार या राजनीति से उस तरह से नहीं जुड़ी है, लेकिन मुंगेर में दुर्गा पूजा के बाद जो विसर्जन के समय पुलिस ने गोली चलाई और एक नवयुवक की मौत हो गई और उसके कई लोग घायल हुए, उसमें पुलिस वाले भी घायल हुए। वो विवाद एक बड़ा विवाद हो गया, मतलब एक राजनीतिक विवाद भी हो गया है और सामाजिक और लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम हो ही गया है वो। चूंकि उसमें जेडीयू के एक बड़े नेता की बेटी वहां एसपी थी, वो इन्वॉल्व थी, इस वजह से वो एक पॉलिटिकल इशू हो गया। बीजेपी का कैंडिडेट था तो बीजेपी को लग रहा है कि यह सैबोटाज हो गया, उसके कैंडिडेट को नुकसान हुआ, काफी सारे लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार करने की घोषणा की वहां। तो अब उसमें आज ये घटना हुआ, आज ये उसमें ये डेवलपमेंट आज का ये है कि चुनाव आयोग ने कलेक्टर और एसपी दोनों को वहां से हटा दिया है, नए लोग नियुक्त हुए हैं। इसके बावजूद लोग शांत नहीं हुए हैं, लोगों ने आज भी थाने पर हमला किया है, एसपी आवास के सामने प्रदर्शन किया और अड़ोस पड़ोस के जिलों से पुलिस और बुलाने की जरूरत पड़ जा रही है, लोग काफी आंदोलित है वहां। तो ये एक बड़ा विवाद वहां हो गया है। नहीं तो इसमें राजनीतिक सियासी तौर पर इसको कौन तुल दे रहा है और किसको फायदा हो रहा है और इसके राजनीतिक अर्थ क्या निकल रहे हैं? वहां आसपास तो वहां तो चुनाव मतदान तो हो गया, ये अभी होना है। तो नहीं, मतदान हो गया वहां, पहले दिन मतदान को लेकर के इसी वजह से प्रॉब्लम हुई कि वहां जेडीयू के बड़े नेता की बेटी एसपी थी और कैंडिडेट वहां बीजेपी का था। तो ये जो एनडीए के अंदर ही आपस में जो कलह है उसको लेकर के ये फ्लेयर अप हो गया, उसकी वजह से ये मामला और पकड़ गया। बीजेपी के लोगों को लगा कि ऐसा वोटाज हो गया, हमारा कैंडिडेट हार सकता है चुनाव, और आरजेडी ने इसको ऐसे बना दिया कि ये हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी है और इसने हिंदुओं के इतने बड़े त्योहार में विसर्जन के समय गोलियां चलाई पुलिस ने। तो इस वजह से एक विवाद एक नया मोड़ ले लिया और अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया है, आसपास के लोग काफी आंदोलित हो गए हैं। तो उसका मतलब ये है कि एक तो एनडीए के अंदर खटास है वो बड़ी है, और दूसरा ये है कि कानून व्यवस्था का भी मामला जो ठीक रहा है वो नीतीश कुमार सरकार पे फूटा है। तो इसलिए ये एनडीए का ज्यादा बड़ा के लिए चिंताजनक बात होगी। एनडीए की वजह से हुआ और अब अपोजिशन इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा मतदान के बाद के ठहराव में आज की कोई जनसभा या उस तरह की क्या राजनीति है, क्या घटनाएं हैं? तो जो आपस में सब अपनी अपनी व्याख्या सबने शुरू की, चुनाव के तुरंत बाद आरजेडी की तरफ से कहा गया कि 71 में से 55 सीटें हम जीत रहे हैं। एनडीए की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि वो लोगों ने अस्थायी सरकार और स्थिर सरकार के लिए वोट दिया है। दोनों ने अपने अपने दावे किए। उस बीच आज पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में इनकी सभाएं हुई, मुख्यमंत्री वहां गए, नरकटियागंज और पश्चिमी चंपारण उन्होंने सभा की। और जो उनका पुराना नारा रहा है कि न्याय के साथ विकास किया है हमने, और वो फिर उन्होंने ये सवाल पूछा तेजस्वी से कि जब आप कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे तो उसके लिए पैसा कहां से ले आएंगे। ये आज भी उनके भाषण में ये रहा कि वो रोजगार का तो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, हम लोग भी नौकरियां भी देंगे, लेकिन 10 लाख नौकरी देने के इशू पर वो बार बार जो पूछ रहे थे कि पैसा कहां से ले आएंगे, तो वो इशू अभी है। वो उसको डिफ्यूज करने का, उस 10 लाख की नौकरी देंगे वो एक चुनावी जुमला है, ये साबित करने की जो सारी कोशिश है पीछे 10 दिन 12 दिन से, उसी कोशिश में आज का भी मुख्यमंत्री का भाषण था कि लोग समझे कि ये एक जुमला है। पर पिछले 10 दिनों में जितनी जनसभाएं हुई हैं, प्रधानमंत्री के भाषण से लेकर नीतीश कुमार के भाषण, सब में ये नहीं लगता है कि ले देकर टारगेट जो है वो तेजस्वी यादव ही है। भले वो क्या जंगल राज के युवराज के रूप में कहे जाए या नौकरियों के बारे में सवाल किया जाए, तो ले देकर जो है दोनों बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के नेता या जो इतने अनुभवी नेता तेजस्वी को ही मुद्दा बनाए हुए हैं। जी जी, तेजस्वी ने, चूंकि तेजस्वी ने बहुत बहुत मतलब पोटेंशियल थ्रेट है, मतलब वो उन्होंने एक तरह से ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है जिसको लेकर के वो लोग, उनको लग रहा है कि ये खतरा आ गया, ये चुनौती है हमारे सामने, तो अब इससे निपटना है, अब इसको इग्नोर करके नहीं चल सकता है जब तक ये इसमें नहीं, पर इसमें अजीत, ये दोनों इतने बड़े नेता, वो तेजस्वी से खतरा तो रहे, वो तो जो जनता की जो फील है उसको बीच कर उसको क्यों नहीं फोकस होकर वो उस पर बात कह रहे हैं जनता को।
जो इनके सुशासन का जो भी नारा रहा है, जो भी अब तक का इनकी राजनीति रही है नीतीश कुमार की, उसके खिलाफ अगर लोगों का गुस्सा है, लोगों में अलोकप्रिय हुए हैं नीतीश कुमार, तो उस लोगों के गुस्से का प्रतिनिधित्व तेजस्वी कर रहे हैं। तेजस्वी कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप उनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। लालू यादव सीन में नहीं है, आप उनको अटैक नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत छोटा पार्टनर है, उसको भी आप अटैक नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी का जो एकदम शांत और कूल उसके रह के और उनका जो रिएक्शन है, वो और गुस्से को भड़का रहा होगा। जैसे प्रधानमंत्री ने कल इतना बड़ा अटैक किया उनके ऊपर कि वो जंगल राज के युवराज हैं, किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट उन्हीं के पास है, ये सब चीजें कही। इसके बावजूद आज तेजस्वी का रिएक्शन ये था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि उनको बेरोजगारी और गरीबी पर भी बोलना चाहिए। तो ये रिएक्शन बहुत ही मैच्योर और बहुत परिपक्व और ऐसा रिएक्शन है कि जिस पर आप आगे क्या बोलेंगे। इस बातचीत में आपने जो जाना समझा है, उसके अलावा भी और कई पहलू हैं। उसी को लेकर अब है खुलासा। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म होने से पहले ही आमने सामने चुनाव लड़ रहे दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी हवा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। राजद और कांग्रेस गठबंधन से दावा किया है कि पहले चरण के 71 में 55 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है। दूसरी ओर भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोगों ने उत्साह के साथ वोट दिया और पिछले चुनाव के लगभग बराबर ही वोट पड़े। इसका मतलब है कि बिहार के लोगों ने अस्थायी और स्थिर सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। उन्होंने यह हवा बनाई कि लोग एनडीए की स्थिर सरकार के लिए वोट कर रहे हैं। हकीकत इन दोनों छोरों के बीच कहीं पर है। पहले चरण में लगभग उतना ही मतदान हुआ जितना पिछली बार हुआ था। पिछली बार लोगों में जोश था, उत्साह था, क्योंकि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार उत्साह पैदा करने वाला वैसा कोई घटनाक्रम नहीं। लेकिन 4 गठबंधन और एक बड़ी पार्टी के चुनाव लड़ने की वजह से ज्यादातर सीटों पर 5 मजबूत उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इससे भी वोट बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते बुजुर्ग या किसी किस्म की बीमारी वाले मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे। यह आम धारणा है कि वोट करने नहीं जाने वालों में ज्यादातर मध्य वर्ग के और सवर्ण मतदाता होंगे, जो स्वाभाविक रूप से भाजपा जदयू गठबंधन के समर्थक हैं। इसलिए इसका फायदा राजद गठबंधन को होगा। लेकिन यह बेहद सतही और सरलीकरण वाला आकलन है। महज 54% वोट होना मतदाताओं की उदासीनता को दिखाता है। बहरहाल वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं होने से चुनावी तस्वीर उलझ गई थी। चुनाव प्रचार में जिस किस्म का जोश दिख रहा है, वह मतदान में नहीं दिखा। तभी संभावित नतीजों का अनुमान लगाना मुश्किल है। एक दूसरा तथ्य यह है कि बुधवार को हुए मतदान में 71 में से सिर्फ 29 सीटें ही ऐसी हैं जिन पर पिछली बार के मुकाबले मतदान ज्यादा हुआ। बाकी 42 सीटों पर मतदान कम हुआ। अगर वोटिंग ज्यादा हुई होती तो सत्तारूढ़ गठबंधन को ज्यादा नुकसान होता। 2015 में जदयू और राजद दोनों साथ लड़े। इस वजह से 2010 के मुकाबले वोट प्रतिशत में अच्छा खासा इजाफा हुआ था। इसके कारण भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। भाजपा 2010 में जीती अपनी 22 सीटों में से 17 पर हार गई थी। वह सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी। साथ लड़ रहे राजद और जदयू ने इन 71 सीटों में से 61 पर जीत हासिल की थी। इस बार राजद को छोड़कर भाजपा के साथ जदयू चुनाव लड़ रहा है। इसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा को होगा। यह बिहार के चुनावी इतिहास के प्रमाणित तथ्य हैं कि जदयू के साथ होने से भाजपा को फायदा होगा। दूसरी ओर राजद को यह मैसेज बनवाना है कि उसे हर वर्ग का वोट मिल रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद राजद की ओर से इसका प्रचार हुआ। कहा जा रहा है कि युवाओं ने खुलकर राजद के पक्ष में मतदान किया। उन्हें जाति से मतलब नहीं और बेरोजगार के वादे से प्रभावित होकर राजद को वोट कर रहे हैं। अगर यह शोर बना रहता है तो आगे के चरणों में राजद और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अगर इसकी बजाय यह शोर बना रहता कि कोई दूसरी जाति राजद के साथ नहीं जुड़ रही तो उसे नुकसान होगा। वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद सीटों का फायदा नहीं होगा। पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण हुआ। नौजवानों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। यह बदलते बिहार की पहचान है। महामारी व वायरस के डर के बावजूद 2015 के चुनाव जितना मतदान हुआ। यदि वायरस नहीं होता तो और ज्यादा मतदान होता।
निश्चित ही शहरी, मध्य वर्ग और 60 साल से अधिक उम्र के लोग मतदान की लाइनों में कम दिख रहे थे। उनकी कमी की नौजवान मतदाताओं से भरपाई हुई है। लाख टके का सवाल है कि पहले चरण के मतदान में जैसा जो हुआ है वैसा ही क्या अगले 2 चरण के मतदान में भी होगा? पहले चरण के मतदान से राजनीति बाजों में क्या धारणा बनी होगी, क्या इंप्रेशन बना होगा? आगामी चरणों के इलाकों की वह क्या हकीकत है जिससे अगला मतदान कुछ अलग होता हुआ सोचा जाए? इस पर चर्चा के लिए अब मेरे साथ दैनिक हिंदुस्तान के पूर्व समाचार संपादक रहे शमी अहमद है। शमी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है। शमी, जी। एक बात बताएं कि कल के मतदान से क्या कुछ ट्रेंड समझ में आए हैं? कल की जिन सीटों के ऊपर मतदान हुआ है उसमें नई बातें कौन सी है और वे बातें कौन सी है जो अगले 2 चरण के मतदान में भी रिपीट होती हुई लगती है, या ये अलग इन सीटों का अलग कैरेक्टर था तो आगे के 2 चरण अलग कैरेक्टर का मतदान लिए हुए होंगे? ऐसा कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? मतदान का जो अभी 71 सीटों पर यहाँ पे जो मतदान हुआ, उन इलाकों में परेशानियां थोड़ी सी कम थी, बाढ़ की समस्या नहीं थी। अब हम जैसे दूसरे और तीसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे बाढ़ की समस्या होंगे। ये इलाका जो था 35 सीट बताते हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि वो नक्सल प्रभावी क्षेत्र था, तो थोड़ी सी सतर्कता ज्यादा थी। 3 बजे मतलब पहले ही मतदान समाप्त करना पड़ा था। यहाँ पे लोग निकले काफी संख्या में, 54% वोट जो है वो मेरे हिसाब से कोरोना काल में कम नहीं है, लेकिन वैसे लोग फिर भी कम निकले जो जदयू के समर्थक हो सकते थे। भाजपा के मूलतः वो वोटर हैं, लेकिन उनको जदयू का समर्थन देना था। वैसे लोग बाहर, मेरी जो जानकारी है उससे कम निकले, और वैसे लोग ज्यादा निकले वोट देने के लिए जिनके दिल में ये बात है कि नीतीश कुमार ने काम तो अच्छा किया अब तक, लेकिन 15 साल हो गए, बहुत सारी परेशानी ऐसी है जिसे दूर होनी चाहिए, वो परेशानियां दूर नहीं हो रही, इसलिए इनको अब बदलना चाहिए। तो बदलाव वाले भी लोग निकले। एक जो बात हमेशा कही जा रही थी ना कि लोजपा का क्या होगा, लोजपा का कितना असर होगा, तो मेरी समझ ये है कि लोजपा हराने की स्थिति में तो जरूर है, शायद उनकी सीटें कम आए, लेकिन वो हराने की स्थिति में इसलिए ज्यादा है क्योंकि 35 सीटें थी इस बार जदयू की, और उन सभी 35 सीट पर एलजेपी का कोई ना कोई उम्मीदवार था, और कई जगहों पर बहुत अच्छा उम्मीदवार भी था। कई जगह आप पता है, जैसे सासाराम के दिनारा में तो भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष ही थे, जो कि आरएसएस के राजेंद्र सिंह बहुत ही अच्छे, जी, वो रामेश्वर कुमार भी थे। कई लोग, चौरसिया, कई लोग ऐसे थे जो कि एलजेपी से पहले बीजेपी में थे, इसलिए उनका कोई ना कोई आधार भी है। तो उन दोनों चीजों को मिला के देखिएगा तो कुल मिला के नुकसान जदयू का होने जा रहा है इस चरण में, पहले चरण में। मतदान केंद्रों पर जो भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, उसमें अगर अलग अलग वर्ग करें कि महिला वर्ग की कैसी भागीदारी थी, नौजवान कैसे थे, 60 साल की उम्र में ज्यादा प्रौढ़ आबादी का उसका कैसा प्रपोर्शन था, शहरों में ज्यादा या गांवों में ज्यादा, कहाँ ज्यादा जोश नजर आया, उस नाते क्या कुछ विश्लेषण है? विश्लेषण ये है कि जो गांव है वहां पर मुझे वोटिंग परसेंटेज शहरों के मुकाबले में बेहतर नजर आया। और दूसरी बात है, महिलाएं इस बार कुछ कम निकली, बहुत कम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2015 या 2010 में जिस तरह से नीतीश के समर्थन में महिलाएं निकलती थी, वो इस बार शायद कुछ कम निकली हैं, और इसका कुछ न कुछ असर भी होगा। इसके अलावा आपके अनुसार जो चौथा और पांचवा मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा वाला मोर्चा या ओवैसी और पप्पू यादव वाला मोर्चा, उनके समर्थक या उनका इन सीटों पर और आगे के नाते क्या नतीजा निकलता है, क्या विश्लेषण बनता है? उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी और बसपा, इन तीनों का जो गठबंधन है वो अपनी जगह पे है, और कुछ कुछ जगहों पर, जैसे गया में एक शेरघाटी है एक जगह, तो वहां पर इनकी तकरीर हुई ओवैसी साहब की, तो 5-4 हजार वोट इधर से उधर तो वो जरूर करने की स्थिति में है। जहां उपेंद्र कुशवाहा जो उनकी जाति के वोटर हैं, कोयरी जाति के वोटर्स हैं, उनका उन पर कुछ न कुछ तो प्रभाव है, और वो कुछ न कुछ वोट लाएंगे। जैसे इमामगंज में ही अगर आप देखें तो वहां पे लोजपा का प्रभाव है, वैसे तो उनका नहीं है। तो उसी तरह से छोटी छोटी जगहों पर कुछ न कुछ प्रभाव है। यहाँ पे मोहनिया इलाके में या भभुआ इलाके में, जो यूपी का बॉर्डर वाला इलाका है, उस वहां पे बसपा का प्रभाव है कुछ न कुछ।
तो उन इलाकों में तो है उनका प्रभाव। पप्पू यादव अभी जो दूसरा चरण होगा ना, तब उनका प्रभाव समझ में आएगा, क्योंकि उनका जो बेल्ट है कोसी का, वो अभी आया नहीं। लेकिन शमी, मुस्लिम मतदाता में कितना बिखराव हो सकता है? चिराग पासवान अगर एनडीए में फैक्टर है, तो क्या विपक्ष में ओवैसी, पप्पू या जो मुस्लिम वोट बटे हैं, ये फैक्टर नहीं होगा? देखिए, खासकर सीमांचल में जहां पे ओवैसी के ज्यादा उम्मीदवार हैं, वहां पे तो निश्चित रूप से अंतर पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सेकुलर वोट चाहते हैं कि सेकुलर उम्मीदवार जीते, उनके मुताबिक जो सेकुलर हैं वो हार जाएं। क्योंकि जब दो मजबूत कैंडिडेट ओवैसी की तरफ से भी हो और आरजेडी की तरफ से भी हो, तो ऐसे में जदयू या भाजपा को तो फायदा होगा, लेकिन सिर्फ उन इलाकों में होगा जो सीमांचल के इलाका है। पहले चरण के मतदान में अगर देखा जाए तो एनडीए की आधी आधी, लगभग आधी आधी सीटें, एक तरफ बीजेपी की करीब 30 के करीब सीटें होगी और जेडीयू की अगर 35 है। यही ट्रेंड क्या अगले 2 चरण में, और सबसे ज्यादा जेडीयू की प्रतिष्ठा वाला चरण को कहां का होता हुआ लगता है, जहां निर्णायक जेडीयू के लिए होगा? देखिए, एक तो जो अपना ये मध्य बिहार है, नालंदा है, नालंदा में 7 सीटें हैं आप, और नालंदा नीतीश कुमार जी का गढ़ माना जाता है। उनकी परीक्षा वहां पे होगी और सही पता चल पाएगा कि उनका जो दबदबा है वो कितना कायम रहा है। आगे की जो सीटें हैं वो उसमें ज्यादा बीजेपी के लिए स्टेक पे है। ये पहले चरण में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए ज्यादा स्टेक था, उनको ज्यादा परेशानी थी। और अभी इसके बाद फिर एलजेपी को लड़ना है 50 के आसपास सीट पर, और फिर वहां पर उनको वही जदयू का, जो जदयू को ना इस बार दो तरह के सामना करना पड़ रहा है उनको विपक्ष का। एक तो जो गठबंधन, महागठबंधन का विपक्ष है, और एक जो उनका अपने गठबंधन में था अब तक पहले, मतलब लोजपा। उनको एक तरफ लोजपा का भी सामना है और एक तरफ आरजेडी कांग्रेस का भी सामना है। उस नाते अगर देखा जाए तो जो मतदान का दूसरा चरण है, उसमें कांटे की ज्यादा टक्कर है, या तीसरे चरण में मधेपुरा और छपरा वाले इलाके में ज्यादा वो कांटे की टक्कर होगी, कोसी वाले? हाँ, दोनों में अपने हिसाब से टक्कर होगी। और कोसी वाले इलाके में जब वहां पे अपने पप्पू यादव का जो गठबंधन है, वो निश्चित रूप से जो महागठबंधन उसको नुकसान पहुंचाएगा। पहले चरण में जो एनडीए इसने महागठबंधन को की स्थिति बहुत मजबूत थी, वहां पे उनको कायम रखना उतना आसान होगा नहीं। लेकिन जो दरभंगा है, मधुबनी का इलाका है, उन इलाकों में हो सकता है कि महागठबंधन की स्थिति अच्छी हो, क्योंकि वहां पे ओवैसी का बहुत ज्यादा प्रभाव है नहीं और ना पप्पू यादव का बहुत प्रभाव है। अच्छा शमी, जो एनडीए की रणनीति और खासतौर पे भाजपा की जो ये रणनीति है कि मतदान के दिन प्रधानमंत्री की सभाएं हो 2-3, इसका कुछ उस मतदान की उसमें उन 8-12 घंटों में कुछ असर होता है क्या? देखिए, उस दिन तो शायद ना असर होता हो, लेकिन अब अभी बहुत कुछ ही दिनों के बाद फिर 3 तारीख को है, आज 29 तारीख, 5 दिनों के बाद, तो उसका असर ये होता है। और खासकर जो मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, पहले भाषण और दूसरे भाषण में काफी अंतर मुझे मिला। पहले भाषण में उन्होंने नीतीश कुमार की मजबूरी बताई कि ये तो काम कर नहीं सके, यूपी वालों ने काम करने नहीं दिया इनको। लेकिन जो कल उनका भाषण हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि 1.5 दशक तक इन्होंने काफी संघर्ष किया, मेहनत की, यही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं से उनको लगा, मुझे लग रहा कि उनको बैक करने में अभी मजबूती से बीजेपी के लोग आए हैं। बीजेपी के लोगों को भी एहसास हो गया है कि बहुत दिनों तक जेडीयू को इग्नोर करके चलेंगे तो उनका अपना भी नुकसान होगा। तो इसका असर तो वोटर्स पे पड़ता है, उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, एक संदेश मिलता है कि हाँ किधर जाना है। एक जो बीच में एक बिखराव लग रहा था ना कि जदयू को बीजेपी के समर्थक वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को जदयू के समर्थक वोट नहीं करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी आई है, उसमें सुधार का मौका प्रधानमंत्री के भाषण से मिलेगा। मतलब ये कि प्रधानमंत्री की 6 जनसभाओं से कुल मिलाकर एनडीए मजबूत हुआ है। एनडीए के अंदर मतलब एक भरोसा बना है, अंदर परस्पर भरोसा बना, या जनता दल यू वाले उम्मीदवार अभी भी कुछ परेशानी में है? देखिए, परेशानी तो उनकी है, लेकिन आप एक और चीज गौर कीजिएगा कि कल जो विज्ञापन आए अखबारों में, उसमें पहली बार बीजेपी और एनडीए के प्रचार में नीतीश कुमार को जगह मिली। पिछली बार जगह नहीं मिली तो काफी हंगामा हुआ, तो लोगों ने कहा अरे क्या हुआ भाई, ये एक साथ हैं और विज्ञापन में गायब हैं। लेकिन इस बार उन्होंने वापस विज्ञापन से गायब नीतीश कुमार को अपने विज्ञापन में शामिल किया। तो एक कोशिश जरूर हो रही है बीजेपी की तरफ से कि जो एक संदेश चला गया कि दोनों में बिखराव है, दोनों में मनमुटाव है, पता नहीं दोनों के बाद
इलेक्शन के बाद क्या होगा, उसको पाटने की कोशिश जरूर की है प्रधानमंत्री ने, और कुछ हद तक कामयाब भी हुए उसमें। तीनों चरण के मतदान की सीटों के हिसाब से पिछले जो आंकड़े हैं उस तुलना में सबसे ज्यादा मतदान कौन से चरण में होता हुआ लगता है? मतलब अगला जो चरण होगा 3 तारीख का या 7 तारीख का जो होगा, उसमें मतदान के नाते अधिक मतदान किस कब में होता हुआ लगता है, या जो पिछले आंकड़ों के आधार पर? मुझे तो लगता है कि ये जो प्रतिशत 54% है, इसको ही पा लेना बहुत अहम होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जो अगला इलाका है ना, वो इलाका ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा दुखी है। मुझे लगता है, जो मैंने उधर सफर किया है, तो मुझे लगा कि वहां के वोटर ज्यादा इंडिफरेंट है, उनको बहुत हम क्यों वोट देने जाए, इस तरह की बात करें, मुझे क्या मिलेगा वोट देने से, ये बात करने वाले लोग ज्यादातर उधर मिले मुझे। इसलिए मुझे लगता है कि 54% को पार करना इतना आसान नहीं होगा। चलिए, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हाल फिलहाल की चुनावी तस्वीर साफ हुई होगी। इसके बाद नेताओं पार्टियों की राजनीति, उनके दाव पेचों को अब जाना जाए। चुनावी माहौल में गपशप को पंख लगे होते हैं, उस नाते दाव पेच कानाफूसी की यह जानकारी चुनावी बिसात को समझाने वाली है। बिहार में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में जनता दल यू के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनवाई जा रही है। अब तक जितने भी सर्वे हुए उनमें कहा गया कि एनडीए को बढ़त है और राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन पीछे है। सी वोटर और CSDS लोकनीति ने 2 अलग अलग मीडिया समूहों के लिए सर्वेक्षण किया है और दोनों के सर्वेक्षणों में जदयू भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। CSDS के संजय कुमार ने सर्वेक्षण से अलग भी लेख लिखकर बताया कि एनडीए को थोड़ी सी बढ़त है, तो यह सही समय है चुनाव पूर्व होने वाले सर्वेक्षणों और एग्जिट पोल की हकीकत की पड़ताल का। वैसे तो यह पड़ताल पूरे देश के संदर्भ में होनी चाहिए, पर चूंकि अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, इसलिए उसी की जांच जरूरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रैल-मई 2015 से चुनाव पूर्व सर्वेक्षण शुरू हुए थे, जो अक्टूबर 2015 तक चले थे। एबीपी न्यूज ने खुद और फिर AC नीलसन के साथ मिलकर चुनाव पूर्व 4 सर्वेक्षण किए, लेकिन अक्टूबर में किए गए आखिरी सर्वेक्षण में उसने भाजपा गठबंधन की स्पष्ट बढ़त बता दी। जी न्यूज ने तो अपने सर्वेक्षण में भाजपा गठबंधन को 173 तक सीटें दी। टुडेज चाणक्य ने तो भाजपा गठबंधन को 184 तक सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हकीकत समझ में आने लगी है। पिछले चरण के मतदान से पहले ही भाजपा को अंदाजा हो गया कि अगर जदयू को नुकसान होता है तो भाजपा को भी नुकसान होगा। भाजपा के एक जानकार नेता का कहना है कि एनडीए में बिखराव का फायदा विपक्ष को होगा। पहले भाजपा को लग रहा था कि चिराग पासवान जदयू को हरवाएंगे और नीतीश कुमार की अलोकप्रियता का नुकसान सिर्फ जदयू उम्मीदवारों को होगा, लेकिन अब उनको लगने लगा कि नीतीश की अलोकप्रियता, रोजगार के मुद्दे और एनडीए की फूट का नुकसान भाजपा उम्मीदवारों को भी होगा। तभी भाजपा नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। उनको एनडीए की एकजुटता दिखाने की जरूरत समझ आई। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे बिहार दौरे में उनकी भाषा और भाषण का कंटेंट बदला हुआ था। उन्होंने इस बार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया और नीतीश कुमार की ज्यादा तारीफ की। हालांकि जदयू के प्रचार अभियान से जुड़े एक जानकार नेता का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे चरण में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद तीखा हमला किया। उन्होंने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कहा। उन्होंने तेजस्वी और उनकी पार्टी को लक्ष्य करके कहा कि किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट इन्हीं लोगों के पास है। इतने स्पष्ट और तीखे हमले के बाद भी राजद के नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजद के ऊपर कमीशनखोर होने का आरोप भी लगाया, पर राजद के नेताओं ने पलटवार नहीं किया। राफेल विमान सौदे से लेकर अंबानी अडानी की बातें भी किसी ने नहीं की। राजद की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अंबानी अडानी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, पर राजद के नेता इस बात को नहीं दोहरा रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मोदी देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके आगे तेजस्वी का कहना था कि बेरोजगारी, भुखमरी पर भी बोल लेते। असल में उनको लग रहा है कि वे मोदी पर हमला करेंगे तो हिंदू वोट बिदकेगा और भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो जाएगा। परंतु चुप्पी साधे रहने पर मोदी पर हमला नहीं करने का अलग तरह से नुकसान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी से लेकर कन्हैया और ओवैसी तक कोई भी भाजपा के हाथ में
ध्रुवीकरण का कोई मुद्दा नहीं देना चाहता। उनको लग रहा है कि रोजगार, गरीबी, शिक्षा आदि के मुद्दे पर ही सत्ता विरोध का माहौल बन रहा है, तो कोई विवादित मुद्दा क्यों उठाना है। उम्मीद है बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में यह प्रोग्राम अलग व अच्छा लगा होगा। सो प्रोग्राम को पसंद करें। YouTube पर नया इंडिया टीवी विजिट करने, नए एपिसोड की खबर लेने की आदत बनाएं। अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम के लिंक आगे प्रसारित करें। यदि बिहार के सुधी दर्शक बेबाक मगर तटस्थ चुनावी प्रोग्राम को नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा।